जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी कैपिटल में। जैसे कि मैं आपके साथ क्लाइमेटोलॉजी सीरीज के साथ प्रेजेंट हूं, उसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग स्टडी कैपिटल जिस तरीके से हर वर्ष अपने हर सब्जेक्ट का यूजी लेवल पे पीजी लेवल पे आपको क्रैश कोर्स लॉन्च करता है, इस वर्ष भी आप हमारे जो कोर्सेज हैं वो चल रहे हैं हर एक सब्जेक्ट के। आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पे और ज्वाइन कर सकते हैं। और क्लासेस जो भी हैं, जो भी आपका सिलेबस है, जो क्वेश्चन पेपर है, टेस्ट सीरीज है, डाउट है, वो सारी चीज़ें हर एक मेंटोर जो सब्जेक्ट के हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, वो आपको हेल्प करेंगे। और यहाँ पे मैं ज्योग्राफी के लिए आपके साथ प्रेजेंट हूँ। तो हमने लास्ट दो सेशन में बात की थी क्लाइमेटोलॉजी के कुछ बेसिक पार्ट की। सबसे पहले हमने बात किया था कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के संगठन और उसकी संरचना। उसके बाद हमने बात किया इंसुलेशन एंड हीट बजट, सूर्यतप और उष्मा बजट के बारे में हमने बात किया। उसी सीरीज में बात करने वाले हैं हम आगे टेम्परेचर, जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उसमें किस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, तापमान वितरण क्या है, किस प्रकार से है, क्षैतिज रूप से किस प्रकार तापमान में परिवर्तन आ रहा है या वितरण है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, या जो वर्टिकल लंबवत या ऊर्ध्वाधर रूप में अगर हम देखेंगे तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको हम समझेंगे। तो शुरू करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, जिसको हम दो रूप में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, हिंदी में भी आएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर के हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन की, जो क्षैतिज वितरण है तापमान का, उसके बारे में बात की जाएगी। उसके बाद आता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, जो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, वर्टिकल हमने पहले भी पढ़ा है किस तरीके से ट्रोपोस्फियर में, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में किस तरीके से तापमान में परिवर्तन होता है। सो फर्स्ट वी विल गो विद द हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, तापमान का क्षैतिज वितरण किस प्रकार से है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर अक्रॉस द लैटिट्यूड ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ सरफेस, इसको अभी हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि लेट से अगर मैं कहूँ ये प्लेन है जहां पे मैंने अपना हाथ रखा है, ये क्या है आपका प्लेन, चेस्ट वाला जो पोर्शन है, ये प्लेन है। ठीक है, प्लेन रीजन है। तो यहाँ पे किस तरीके का आपका टेम्परेचर है। ठीक है, फिर माउंट प्लेट्यू में कैसा टेम्परेचर है और हाइट पे का कैसा टेम्परेचर है। तो ये वर्टिकल, ठीक है, मेरे ही कॉलम जो है, मेरा ही हाइट का जो कॉलम है, उस पे टेम्परेचर में क्या वेरिएशंस है, दैट इज वर्टिकल पार्ट। पर हॉरिजेंटल बात करते हैं तो हॉरिजेंटल मेरे कहने का मतलब कि अगर ये एक सरफेस है, ठीक है, अगर ये एक सरफेस है या ये एक सरफेस है, तो यहाँ पे क्या टेम्परेचर है, यहाँ पे क्या टेम्परेचर है, यहाँ पे क्या टेम्परेचर है। ये हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हम सरफेशियल बात करते हैं, सरफेस की बात करते हैं। ठीक, वही यहाँ पे लिखा है। जनरली जो हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन होता है टेम्परेचर का, उसको हम लोग आइसोथर्म समताप रेखाओं के द्वारा दर्शाते हैं। यहाँ पे वही लिखा है आइसोथर्म। आई विल प्रोवाइड वन पीडीएफ टू यू इन फर्दर क्लासेस विच हैव अ लिस्ट ऑफ आइसोलाइन, जिसमें जो सम रेखाएं हैं, ठीक है, वो समताप है, समदाब है, आइसोथर्म, आइसोबार, आइसोक्रोन, आइसोनिफ, ठीक, वो सारी चीजें उसमें दी गई हैं। तो आइसोथर्म क्या है, आपकी वो रेखाएं हैं जो वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो सामान्य तापमान वाले बिंदुओं को जोड़ती हैं। ठीक है, तो अगर आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, इसमें सेम टेम्परेचर है, तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ये दिखाएगा कि इन सारे बिंदुओं में सामान्य तापमान है, इक्वल टेम्परेचर है। ठीक, तो हम लोग जनरली हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन को आइसोथर्म से पढ़ते हैं। अभी मैप में मिलेगा तो आपको पता चलेगा वहां पे क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक, सो व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों वेरी कर रहा है, सब जगह सेम क्यों नहीं है। गोवा में टेम्परेचर अलग है, ठीक है, बेंगलुरु में अलग टेम्परेचर है आपका, फिर आप आ जाओगे क्या कहते हैं, वाराणसी में अलग टेम्परेचर है, दार्जिलिंग में अलग टेम्परेचर है। ठीक, तो क्यों डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा वेरिएशन क्यों है। सो देयर मस्ट बी अ डिफरेंट फैक्टर, अलग अलग कारक हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो जो आपका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, क्षैतिज वितरण जो है, जो सामान्य क्षैतिज वितरण नहीं है, उसके पीछे क्या क्या कारक है। तो सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार, वितरण, सॉरी, लैटिट्यूड्स जो हैं, ठीक, उसके पीछे। ठीक है, तो अब जो 0 डिग्री पे है, लेट्स से अगर मैं ये इंडिया को ड्रॉ करने की कोशिश करूं, ठीक, तो जो यहाँ पे आपका 23.5 डिग्री पे है,
और ये जो आपका 0 डिग्री पे है, ये 6 डिग्री 45 मिनट है इंडिया में, ठीक है, 8 डिग्री। तो 0 डिग्री पे बात करें तो ये लैटिट्यूडनल वेरिएशन है। यहाँ पे टेम्परेचर वेरी करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि आपको पता है सन की जो रेज है वो यहाँ पे बिल्कुल वर्टिकल है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस कर रही है, फिर यहाँ पे और हो रही है, यहाँ पे और इंक्लाइंड होती जा रही हैं। तो लैटिट्यूडनल वेरिएशन के कारण जो आपका क्षैतिज वितरण है वो प्रभावित होता है, ठीक। जो आपका अक्षांशीय वितरण है, पोल पे जाओगे 90 डिग्री पे जाओगे तो यहाँ पे बिल्कुल इंक्लाइंड रेड है और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम है, ठीक। तो लैटिट्यूडनल वेरिएशन एक फैक्टर है जो हमें यहाँ पे देखना है। उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, एल्टीट्यूड। अभी आपको एनसीईआरटी अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे एक लाइन दी गई होगी कि जो आगरा है और जो दार्जिलिंग है, दे बोथ लाई ऑन अ सेम लेटीट्यूड, समान अक्षांश पे हैं, ठीक है। अभी मुझे उनका लेटीट्यूड तो नहीं याद है, तो मान लो ये आगरा है और ये आपका दार्जिलिंग है, ठीक, ये आपका आगरा है और ये आपका दार्जिलिंग है, ये दोनों ही सेम लैटिट्यूड हैं, लेट से। और ये सिर्फ फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, ठीक है। लेट से ये क्या है आपके 25 डिग्री नॉर्थ पे हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि ये 25 डिग्री नॉर्थ पे हैं, ठीक है, लेट से, ओके, 25 डिग्री नॉर्थ में। लेकिन आगरा में आपको बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ठंडा हो जाता है। दार्जिलिंग में आपको बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, क्यों? क्योंकि दार्जिलिंग में लैटिट्यूड का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे एल्टीट्यूडनल इफेक्ट पड़ रहा है। ये माउंटेन रीजन है जो आपका दार्जिलिंग है, और आगरा जो है वो आपका प्लेन रीजन है, ठीक। और ये आपका माउंटेनस रीजन है, इसके कारण ये एल्टीट्यूडनल वेरिएशन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लेटीट्यूड का काम नहीं आया, तो हाइट भी वेरी करती, हाइट के कारण भी टेम्परेचर वेरी करता है, तो एल्टीट्यूड भी हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करता है, ठीक, ये चीज है। फिर डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, स्थल व जल का प्रभाव जो है वो भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको जैसे मैंने पिछले सेशन में बताया था कि किस तरीके से जो आपका लैंड मास है वो जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है, मतलब जो स्थल भाग है वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है आपका, ठीक। तो उसके कारण भी आपको देखने को डिफरेंस देखने को मिलता है। तो जो लैंड मास कोस्टल रीजन के पास होते हैं, उसको आगे हम पढ़ेंगे वैसे, वो भी देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे अगर कोई वाटर बॉडी है, ठीक, लेट से कोई वाटर बॉडी है सेम लैटिट्यूड पे, ठीक, यहाँ पे कोई लैंड मास है, लेट से ये एक लैंड मास है और ये आपका वाटर बॉडी है, ठीक। तो वाटर बॉडी जो है वो उतनी गर्म नहीं होगी जितना ये लैंड मास होगा, ठीक, ये ज्यादा गर्म होगा क्योंकि ये जल्दी हीट हो जाता है एज कंपेयर टू वाटर। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर का भी इफेक्ट होता है, जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करते हैं तो जो उत्तरी गोलार्ध है, जो नदर्न हेमिस्फेयर है, वहां पे क्या है आपका, वहां पे लैंड ज्यादा है, वहां पे स्थलीय भाग ज्यादा है उत्तरी गोलार्ध में, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में आपको क्या है, वाटर डोमिनेंट है, पानी ज्यादा है। तो नदर्न हेमिस्फीयर में आपको टेम्परेचर ज्यादा देखने को मिलता है एज कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक, ये यहाँ पे बता रहा है। फिर कह रहा है ओशियन करंट, समुद्री जलधाराएं भी, क्योंकि ये वाटर मूव कर रहा है, ओशियन करंट्स हैं, जिसके कारण क्या है वो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक, तो वो भी एक रीजन है। फिर डिस्टेंस फ्रॉम दी कोस्ट, तट से कितना दूरी है उस पे भी डिपेंड करता है। अभी इसका बेस्ट एग्जांपल हम यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे आप जाओगे कोस्टल रीजन पे, ठीक, अहमदाबाद में जैसे अभी मैच था, ठीक है, तो क्या है कोस्टल वहां पे क्या है, वहां पे टेम्परेचर इतना एक्सट्रीम नहीं होता है कि बहुत ठंडी हो रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पे क्या है, एक मॉडरेट टेम्परेचर है, क्यों? क्योंकि इट इज नियर टू दी कोस्ट, ठीक, वो कोस्टल रीजन के पास है। लेकिन आप बात करोगे जयपुर की, आप बात करोगे दिल्ली की, ठीक है, तो वो एक्सट्रीम क्लाइमेट है क्योंकि वो कोस्ट से काफी दूर है, ठीक है। तो ठीक, आप यहाँ पे इस पूरे को, इस रीजन की बात करो या इस रीजन की बात करो, ये सब कोस्टल के आसपास है, तो यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, जैसे जैसे अंदर जाओगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक, ये यहाँ टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, कोस्ट के पास टेम्परेचर कम होता है। तो जो लैंड मास वाटर बॉडी के पास है, कोस्टल रीजन के पास है, वहां पे टेम्परेचर मॉडरेट होता है, ना बहुत ठंडा होता है ना बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक। तो वो आपको डिस्टेंस फ्रॉम दी कोस्ट, जैसे जैसे आप तट से दूर जाओगे तो तापमान बढ़ेगा, ठीक।
तट की तरफ आओगे तो तापमान घटेगा। फिर नेचर ऑफ ग्राउंड सरफेस कैसा है इस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अभी आपका फॉरेस्ट है, लेट्स से, ठीक, यहां पे आपका क्या है, ठीक, यहाँ पे आपका पूरा फॉरेस्ट है, ये पूरा फॉरेस्ट रीजन है, लेकिन ये बैरन लैंड है, ठीक है, ये बैरन लैंड है, ठीक है, ये बैरन लैंड है। और इसके बाद आपका है यहाँ पे स्नो कवर, ये स्नो कवर है। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे आपको वैरी करेगा, क्या वैरी करेगा, सरफेस अलग अलग तरीके का है। अभी जो स्नो है, तो स्नो एक तो व्हाइट कलर की है, बिल्कुल शीशे की तरीके से होती है, जो स्नो है, बर्फ है, जो तुषार है, तो वो शीशे की तरह है। तो यहाँ पे जो भी लाइट आएंगी वो रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, जिसको बोलते हैं एल्बिडो, ठीक है, फंक्शन ऑफ रिफ्लेक्टिविटी जिसको बोलते हैं। तो स्नो में टेम्परेचर कम होगा क्योंकि वो रिफ्लेक्टिविटी उसकी बहुत ज्यादा है, उसका एल्बिडो हाई है। ये पिछले सेशन में लिखा था एल्बिडो टर्म, तो अभी आगे भी मिलेगा। तो एल्बिडो क्या है, किस तरीके का सरफेस है, यहाँ पे वेजिटेशन है तो ये भी इसको रिफ्लेक्ट कर सकता है, ठीक है, ये एब्जॉर्व करेगा तो सरफेस तक नहीं हीट पहुंचेगी। पर ये बैरन लैंड है, बंजर इलाका है, तो यहाँ पे जो भी एनर्जी आएगी वो रिसीव करेगी, ठीक है, ये यहाँ पे एब्जॉर्व होगा, तो इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो किस तरीके का ग्राउंड सरफेस है इस पे भी डिपेंड करता है कैसा आपका टेम्परेचर होगा। फिर प्रिवेलिंग विंड्स या प्रचलित वायु जिसको कह रहे हैं, तो ओशियन करंट और प्रिवेलिंग विंड का सेम तरीके का काम है, क्योंकि ये थ्रू आउट द ईयर चल रही हैं और इनकी अपनी प्रॉपर्टी है कि अगर ध्रुवीय इलाकों से हवाएं आ रही हैं, पवनें आ रही हैं, तो वो ठंडी होंगी, जबकि अगर उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल रीजन से जा रही हैं तो वो आपकी क्या है, गर्म हवाएं होंगी। तो वो है, ठीक, ये आपको यहाँ पे समझना है क्या क्या फैक्टर्स हैं। अभी इसको लिखने का हम बहुत सारा लिख सकते हैं, शायद आगे लिखा भी हो, देखेंगे हम, पर इतना इसको समझने की जरूरत है, बहुत लिखने की जरूरत नहीं है। फिर लैग ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, लैग ऑफ टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे आप समझिएगा, एक टर्म है, लिखा है देयर इज नो को इंसिडेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड टाइम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव्ड फ्रॉम द सन एंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द एयर। मतलब कि दो चीजें हैं, एक इंसुलेशन, मतलब जो इंसुलेशन रिसीव हो रहा है, जो अर्थ सरफेस से आई है सोलर एनर्जी, और एक टेम्परेचर, जिस एनर्जी ने हीट किया है। तो बोल रहा है कि अगर ये सरफेस है और यहां से जो इंसुलेशन आ रही है, ठीक है, इनका जो टाइम है, ठीक, जब मैक्सिमम इंसोलेशन रिसीव होगा, जो कि होगा दोपहर के 12 बजे, 12 नून पे, ठीक है, दोपहर के 12 बजे सबसे ज्यादा इंसोलेशन रिसीव होता है। लेकिन टेम्परेचर सबसे ज्यादा 12 बजे नहीं होगा, टेम्परेचर 2 से 3, दोपहर के 2-3 बजे सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा। तो जो मैक्सिमम इंसोलेशन है, वेट, ठीक, यहां पे अगर हम बात करें इंसोलेशन और टेम्परेचर, ठीक, यहाँ पे जो मैक्सिमम की बात करें, ठीक है, टाइम, मैक्सिमम के लिए क्या टाइमिंग है, तो जो इंसुलेशन मैक्सिमम रिसीव होगा सूर्य तप सबसे ज्यादा कब रिसीव होगा, वो रिसीव होगा आपके दोपहर के 12 बजे, ठीक, 12 नून पर। लेकिन टेम्परेचर सबसे ज्यादा कब होगा, टेम्परेचर होगा दोपहर के 2 बजे। इसको लिख देता हूं मैं, 14 लिख देता हूं आपके लिए ज्यादा समझ इजी रहेगा, ठीक, टेम्परेचर सबसे ज्यादा कब होगा, टेम्परेचर होगा दोपहर के 2 बजे, ठीक, तो ये जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, मैक्सिमम इंसुलेशन और मैक्सिमम टेम्परेचर के टाइम के बीच में जो डिफरेंस है, उस टाइम को ही हम लैग ऑफ टेम्परेचर कहते हैं, ठीक। और मिनिमम की भी बात करें, अगर हम बात करें टाइम जो है, टाइम मिनिमम जो है, ठीक, वो क्या है, इंसुलेशन सबसे कम रिसीव कब होगा, वो होगा जैसे सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में या इवनिंग शिफ्ट में, दोपहर सुबह, जो सुबह का टाइम है, ठीक है, जो सनराइज और सनसेट लिख देता हूं मैं इसको शॉर्टकट में, ठीक, सनराइज और सनसेट, ठीक, जबकि टेम्परेचर जो है वो मैक्स मिनिमम कब होगा, वो सुबह के 4 बजे होगा, 3-4 बजे, ठीक है, 2 से 4 बजे सबसे कम टेम्परेचर होगा। तो ये जो डिफरेंस है इनके मैक्सिमम इंसुलेशन और मैक्सिमम टेम्परेचर, या मिनिमम इंसुलेशन और मिनिमम टेम्परेचर के बीच में, इसको ही लैग ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। क्योंकि जो एनर्जी रिसीव हुई है दोपहर के 12 बजे, वो ऐसा नहीं कि रिसीव होते ही गर्म कर देगी, टाइम लगता है उसको भी गर्म होने में ना, तो वो जो टाइम है वही लैग ऑफ टेम्परेचर है, ठीक। तो इसको ही आपको समझना है, ठीक।
हाँ, यहाँ पे अब चीजें एक्सप्लेन की गई हैं, सेम चीजें लिखी हैं जो मैंने अभी तक बोला है कि क्या क्या फैक्टर हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बात किया कि लैटिट्यूड मतलब अक्षांश, तो इसमें इंक्लिनेशन का रोल है। सो वी हैव स्टडीड दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड द पोल। हमने पढ़ा है कि किस तरीके से जो रेज हैं वो इक्वेटर पे वर्टिकल होती हैं और पोल पे बहुत ज्यादा इंक्लाइंड होती हैं। ठीक, जिसके कारण क्या होता है, हाइयर द एंगल ऑफ इंसिडेंस हाइयर इज द टेम्परेचर। जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस है मतलब वर्टिकल रेज है तो टेम्परेचर ज्यादा, और आपका इंक्लाइंड रेज है तो टेम्परेचर कम। लोअर द एंगल ऑफ इंसिडेंस लोअर द टेम्परेचर। ठीक, दिस इज व्हाई द टेम्परेचर इज हाइयर नियर द ट्रॉपिकल। इसलिए लैटिट्यूड की बात करते हैं तो ट्रॉपिकल पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों पे तापमान ज्यादा होता है और ध्रुवों पे तापमान पोलर रीजन पे कम होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग एल्टीट्यूड की। तो एल्टीट्यूड की जैसे मैंने बात कही कि टेम्परेचर इन द ट्रोपोस्फियर गोज ऑन डिक्रीजिंग। हमें पता है कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है, ठीक है, ये हमको पता है। तो जहां पे जिसको हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं यहाँ पे लिखा है, जिसको 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर, या ये क्या लिख सकता है, ये लिख सकता है 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर, दोनों सेम चीज है। ठीक है, तो ये क्या है, नॉर्मल लैप्स रेट, तो ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान घटता है। ठीक, ये हमें पता है। इसके बाद है लैंड एंड सी कंट्रास्ट। जैसे कि हमने बात की कि जल और स्थल में जो विभिन्नता है, तो आपको पता है लैंड जल्दी हीटअप हो जाता है क्योंकि उसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो कम होती है, जबकि वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है, वो जल्दी हीट नहीं होता है। ठीक है, सो कंपेयर टू द लैंड सी गेट्स हीटेड स्लोली। जो सी है, जो समुद्र है, जो वाटर बॉडी है, वो धीरे धीरे गर्म होते हैं और वो ठंडे भी धीरे होते हैं। ठीक है, लैंड हीटअप एंड कोल्ड कूल डाउन क्विकली। लैंड बहुत जल्दी हीटअप भी होता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। ठीक है, इसलिए टेम्परेचर इज रिलेटिवली हायर ऑन लैंड, जिसके कारण अगर सेम ही जगह पे, लेट से सेम लैटिट्यूड सेम एल्टीट्यूड पे, अगर यहाँ पे क्या है आपका, ये वाटर बॉडी है और यहाँ पे आपका लैंड मास है। ठीक, ये लैंड मास है, तो ये सब सारी चीजें सेम है पर लैंड जल्दी गर्म होगा वाटर की तुलना में। ये वाटर बॉडी है लेट से, ठीक, तो लैंड जल्दी गर्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कम है ना, वो लिखा है। ओके, फिर आता है ओशियन करंट। जैसे मैंने कहा कि अगर वार्म करंट है, जैसे गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है, जो गल्फ स्ट्रीम है जो ट्रॉपिकल से चल रही है ध्रुव की तरफ, पोल की तरफ, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन से, तो वो गर्म है, तो वो जिस जिस इलाके में जाएगी उस क्षेत्र के पानी को और टेम्परेचर को बढ़ाएगी, गर्म करेगी। ठीक, लेकिन लेब्राडोर करंट है जो ऊपर ग्रीनलैंड से आ रही है, लेब्राडोर करंट, तो वो कोल्ड करंट है, तो वो टेम्परेचर को रिड्यूस करती हैं। ठीक है, तो ये ओशियन करंट का काम है और सेम विंड्स का काम है। ठीक, यहाँ पे वही लिखा है प्रिवेलिंग विंड्स। तो जिस तरीके से ओशियन करंट्स हैं उसी तरीके से विंड भी इफेक्ट करती हैं। ठीक है, जो गर्म हवाएं हैं, जैसे कि आपकी आ, मैं बात करूं, जैसे आपका वेस्टर्लीज है, ठीक है, जो ट्रॉपिकल रीजन से पोल की तरफ चलती हैं, अभी नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे हम लोग, तो ट्रॉपिकल से पोल की तरफ चलती हैं जो वेस्टर्लीज हैं, वो गर्म हवाएं हैं, तो वो जिस जगह जा रही हैं वहां पे गर्म करेंगी। ठीक है, जबकि जो ईस्टर्लीज हैं जो पोलर से आ रही हैं वो ठंडी करती हैं टेम्परेचर, तो प्रिवेलिंग विंड्स का भी वैसा ही काम है। ठीक, फिर एस्पेक्ट ऑफ स्लोप, स्लोप की भी बात करते हैं। तो जो सन की तरफ फेसिंग है वो ज्यादा हीट अप होगा, जो आपके सन की तरफ फेस नहीं है, अपोजिट साइड में, वो हीट नहीं होगा। सो द डायरेक्शन ऑफ स्लोप एंड इट्स एंगल कंट्रोल द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन। हमने बात की थी स्लोप की जब हम इंसुलेशन पढ़ रहे थे, तो उसके हिसाब से बात करते हैं। स्लोप मोर एक्सपोज टू द सन, जो ढाल सन की तरफ ज्यादा एक्सपोज्ड है वहां पे क्या है, सोलर रेडिएशन ज्यादा रिसीव होगा एज कंपेयर टू दी स्लोप विच इज अवे फ्रॉम दी सनराइज। तो ये स्लोप सन की तरफ है और ये इसके विपरीत है, तो यहां पे क्या है, सोलर रेडिएशन ज्यादा रिसीव होगा, सदर्न स्लोप में आपका सोलर रेडिएशन कम होगा। स्लोप दैट रिसीव डायरेक्ट सनरेज आर ड्राई ड्यू टू लॉस ऑफ मॉइस्चर। जो डायरेक्ट रेडिएशन रिसीव करते हैं, ये वाला रीजन, यहाँ पे मॉइस्चर की कमी होती है क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, तो नमी, जो मृदा में नमी है वो कम है। ठीक है, दिस स्लोप रिमेन बैरन, और इसके कारण ये बैरन लैंड रह जाता है। ठीक है, लेकिन जो अपोजिट है वो आपका क्या है, वहां पे फॉरेस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे दी गई है। वही यहाँ पे लिखा है डज नॉट रिसीव सनलाइट, जिसमें सनलाइट रिसीव नहीं होगी, नो सनलाइट, कोई क्रॉप नहीं क्योंकि खेती नहीं होगी बिना सूर्य ऊर्जा के, कोई ह्यूमन सेटलमेंट नहीं, अबंडेंट मॉइस्चर, और ये फॉरेस्टेड रीजन है। तो जो सरफेस, जो
जो स्लोप आपका सन की तरफ फेस करेगा वहां पे क्या है, वहां पे आपको क्या कहते हैं, फॉरेस्ट वगैरह नहीं देखने को मिलेगा, वहां पे आपको ये कंडीशन देखने को मिलेंगी। ठीक है, डज नॉट रिसीव सनलाइट, ये डज नॉट रिसीव सनलाइट के बारे में दिया है, ये रिसीव सनलाइट, अबंडेंट सनलाइट, लिटिल मॉइस्चर, गुड क्रॉप, ह्यूमन सेटलमेंट, फिर फॉरेस्टेड नहीं होगा। तो ये दो कंडीशन दिए हैं कहाँ पे क्या होगा। ठीक है, इसके बारे में इसके बाद बात करते हैं हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो अभी हमने फैक्टर पढ़े कि क्या क्या कारक है, इसके बाद बात करते हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है हॉरिजेंटल, इसको समझते हैं। ठीक, तो इसमें दो क्राइटेरिया हैं, एक जनवरी आएगा और एक जुलाई आएगा, मतलब कि एक विंटर सीजन और एक समर। और ये हम नदन हेमिस्फेयर के कॉन्सेप्ट में ही पढ़ते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम, क्योंकि मोस्टली जो सेटलमेंट है वो नदन हेमिस्फेयर में है, जो ह्यूमन पॉपुलेशन है। तो जब अगर मैं कह रहा हूँ विंटर यानी उत्तरी गोलार्ध में विंटर, ठीक, अगर कह रहा हूं गर्मी यानी कि उत्तरी नदन हेमिस्फीयर में जो समर है, जुलाई है, वो बात कर रहे हैं। सो हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन इन जनवरी, जनवरी की बात करते हैं। तो जनवरी में क्या होता है, आप सबको पता है कि सन कहाँ पे है, मकर रेखा पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, तभी विंटर है, तभी जनवरी या नदन हेमिस्फीयर में। ठीक, सो इन जनवरी द सन शाइन्स वर्टिकली ओवर इट नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगर जनवरी है तो उत्तरी गोलार्ध में क्या है, आपको वहां पे ठंडी पड़ रही है, यानी सूर्य कहाँ पे है, दक्षिणी गोलार्ध, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। ठीक, हेंस इट इज समर इन सदर्न हेमिस्फीयर, जिसके कारण ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ रही है, लेट्स से। ठीक, ये 23.5 डिग्री साउथ और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक, सन यहाँ पे है, अभी सन की लाइट इधर है। ठीक है, ये सदर्न हेमिस्फीयर में, ये यहाँ पे जनवरी और ये यहाँ पे विंटर। ठीक, ये विंटर है यहाँ पे। ठीक है, ये विंटर है। इसमें कारण क्या है, समर कहाँ पे है, यहाँ पे आपका समर, हाँ, यहाँ पे क्या है आपका समर देखने को मिलेगा। ये हम विंटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, और विंटर कहाँ पे है, नदर्न हेमिस्फेयर में। सो अ हाई टेम्परेचर इज फाउंड ओवर द लैंड मासेस मेनली इन थ्री रीजन ऑफ द सदर्न। तो सदर्न हेमिस्फेयर में गर्मी पड़ रही है कहाँ कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट अर्जेंटीना, ईस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका, सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया, जो सदर्न वाले हिस्से हैं वहां पे गर्मी पड़ रही है। जो आइसोथर्म ऑफ 30 डिग्री सेल्स क्लोजेस्ट देन, 30 डिग्री सेल्सियस की आइसोथर्म मतलब एवरेज 30 डिग्री का टेम्परेचर है वहां पे, जैसे हमारे यहाँ गर्मियों में होता है ऐसे वहां पे है। ठीक है, आप सबको पता है कि जो क्रिसमस है वो ऑस्ट्रेलिया में समर सीजन में आता है, वहां पे गर्मियों में क्रिसमस होता है। ठीक है, तो ये चीज है। सो इन द नदर्न हेमिस्फीयर, लेकिन अभी नदन में क्या हो रहा है, लैंड मासेस आर कूलर देन दी ओशियन, जो लैंड मास है वो ज्यादा ठंडे हैं, क्योंकि ओशियन उतनी जल्दी ठंडे नहीं होते हैं। ठीक, तो लैंड मास जो है वो ज्यादा ठंडे हैं। एज द एयर इज वार्मर ओवर दी ओशियन देन ओवर लैंड मास इन द नदर्न हेमिस्फीयर, द आइसोथर्म बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ। अब ये नहीं समझ में आएगा आपको, ये मैं बता देता हूँ क्या कहना चाह रहा है। हम बात कर रहे हैं नदर्न हेमिस्फीयर की। ठीक, मैं आगे डायग्राम में मूव करता हूँ, कहीं लिखा है, हाँ, एक मिनट रुको, इसको मैंने बनाया होगा शायद कहीं। हाँ, ये बात करते हैं। ठीक है, फिर अभी बैक जाएंगे हम। तो ये क्या है आपका, हम बात कर रहे हैं विंटर की। ठीक, ये पहली कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। विंटर में क्या है, जैसे कि मैंने कहा कि लैंड ज्यादा ठंडा होगा, यानी कि जो लैंड में टेम्परेचर है वो है आपका, यहाँ पे देख सकते हो 20 डिग्री सेल्सियस, ये 0 डिग्री है इक्वेटर। ठीक, इक्वेटर के नीचे 30 डिग्री का आइसोथर्म है। ठीक, लेकिन ऊपर की क्या कंडीशन है वो बता रहे हैं हम। तो ऊपर क्या है, आइसोथर्म 20 डिग्री सेल्सियस, फिर 15, जैसे जैसे पोल की तरफ जा रहे हो टेम्परेचर घटता चला जा रहा है, ये विंटर में है। और लेकिन ओशियन में क्या है, टेम्परेचर ज्यादा होगा, रिलेटिवली ज्यादा होगा, गर्म होंगे ओशियन, जल्दी समुद्र ठंडे नहीं होते हैं या गर्म नहीं होते, तो इनका टेम्परेचर लगभग 30 है। तो ये 30 डिग्री की आइसोथर्म है। ठीक है, इसके सामने जो आपका लैंड मास है वहां पे टेम्परेचर है 20, और ओशियन जो है वहां पे टेम्परेचर है 30। ठीक, तो 30 वाला जो है वो अपने को मेंटेन करेगा, इसलिए वो किधर शिफ्ट हो रहा है, वो इक्वेटर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, वो इक्वेटर की तरफ बेंड हो जाएगा। तो विंटर में जब ओशियन से लैंड की तरफ आपकी जो आइसोथर्म है, तो वो आपको इक्वेटर वर्ड शिफ्ट होती हैं। ठीक है, क्योंकि वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं। नहीं समझ में आया है, कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा बता देता हूं। देखो, दो चीज समझो पहले।
पहले लैंड को ही समझ लो, ठीक है। लैंड में क्या है, अभी यहाँ पे विंटर कंडीशन है, तो जैसे जैसे आप 0 डिग्री से इधर पोल की तरफ जा रहे हो तो टेम्परेचर घट रहा है, ये 20 है, ये 15 है, यहाँ पे हो सकता है 10 हो जाए, ठीक, ऐसे करके टेम्परेचर घटते चला जा रहा है, ठीक है, पहली कंडीशन। जबकि इसी के पैरेलल जो ओशियन है, जो ये ओशियन है इसके पैरेलल, यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक। लैंड मास से लैंड मास की तुलना में, स्थलीय भाग की तुलना में जल में तापमान ज्यादा होगा। ज्यादा होने के कारण यहां से जो आइसोथर्म रन करेंगी, आप बनाओगे आइसोथर्म, तो वो लैंड की तरफ बेंड हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो अपने इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या है, नीचे जिधर सदर्न हेमिस्फीयर में तापमान ज्यादा है तो उसकी तरफ बेंड हो रही है। अगर ये ऊपर जाएंगी तो टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा, कहाँ ये 30, कहाँ वो 10 डिग्री, ठीक। तो इसलिए ये दिया गया है कि किस तरीके से वो शिफ्ट हो रही हैं, ठीक है। जबकि इसके अपोजिट अगर मैं बात करूं, अच्छा इसमें एक कंडीशन और है। अगर हम लैंड से ओशियन की तरफ की बात करेंगे कि लैंड से ओशियन में क्या कंडीशन होगी, तो लैंड में टेम्परेचर 20 है, अगर इसके पैरेलल ही ये चला जाएगा, यहाँ तो 30 डिग्री टेम्परेचर होगा क्योंकि ओशियन में टेम्परेचर ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये पोलवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पे 30 है ओशियन में, तो यहाँ पे 20 होगा, यहाँ पे 10 होगा, क्योंकि ओशियन में भी तो पोल की तरफ टेम्परेचर घटेगा ना, तो ये पोलवर्ड शिफ्ट होंगी, ठीक। ये चीज यहाँ पे दी गई है। अभी इसको पढ़ेंगे थ्योरेटिकली कंटेक्स्ट पे, ठीक है। फिर समर में अगर हम बात करें तो समर में कंडीशन उल्टा है। क्या कंडीशन है, ओशियन ठंडे हैं, लैंड ज्यादा गर्म है। तो लैंड मास क्या है, यहाँ पे ओशियन का टेम्परेचर है मान लो 30 डिग्री, कहाँ पे, सदर्न हेमिस्फीयर में 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे आपका 30 डिग्री और यहाँ पे आपका 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ना। तो 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने के कारण क्या होगा, जब लैंड से ओशियन की तरफ जाएंगी चीजें तो कम से ज्यादा की, सॉरी, ज्यादा से कम की तरफ जाएंगी, ठीक है, इसलिए वो पोल इक्वेटर वर्ड बेंड कर गई हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 30 से ये पोल की तरफ बेंड कर गई हैं, ठीक। आप इसको समझोगे डायग्राम में तो आपको ध्यान से समझ में आएगा। अभी इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने बात किया कि, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमने बात किया कि नदन हेमिस्फीयर में हम बात कर, एक एक पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किस चीज की, नदन हेमिस्फीयर की। नदन हेमिस्फीयर में विंटर की कंडीशन में क्या होगा, लैंड मास ज्यादा ठंडे होंगे, कूलर है, किसके तुलना में, ओशियन में। अगर लैंड मास में टेम्परेचर 20 है तो यहाँ पे हो सकता है 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, ठीक है। जिसके कारण क्या है, एज द एयर इज वार्मर ओवर द ओशियन देन ओवर द लैंड, जिसके कारण जो हवाएं हैं वो ओशियन में ज्यादा होंगी क्योंकि उसका तापमान ज्यादा है, तो उसके ऊपर हवाओं का भी तापमान ज्यादा होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू द लैंड मास देन ओवर द लैंड मास इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जिसके कारण क्या है, द आइसोथर्म बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ व्हेन दे क्रॉस द ओशियन, तो जब वो ओशियन को क्रॉस करेंगी तो वो नॉर्थ की तरफ बेंड हो जाएंगी, ठीक। क्यों बेंड हो जाएंगी, क्योंकि आपको वहां पे टेम्परेचर कम है। और एंड टू द साउथ ओवर द कंटिनेंट, ठीक है, और साउथवर्ड मूव करेंगी जब वो कंटिनेंट को क्रॉस करेंगी, ठीक। तो ये आपको वहां से समझना है जो डायग्राम मैंने बताया है। This can be clearly visible over the North Atlantic Ocean. The presence of warm ocean currents, Gulf Stream, make the Northern Atlantic and the isotherm bend toward the pole. आप इसको देखोगे अभी मैप में कि अटलांटिक ओशियन में जो आपकी गल्फ स्ट्रीम है या नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है तो वो पोलवर्ड मूव करती हैं, ठीक, पोल की तरफ चलती हैं, है ना, पोल की तरफ मूव कर रही हैं, है ना। और ओवर द लैंड द टेम्परेचर डिक्रीजेस शार्पली एंड द आइसोथर्म बेंड टुवर्ड द इक्वेटर इन यूरोप। और आपको पता है लैंड मास में टेम्परेचर बहुत तेजी से गिरता है, जिसके कारण वो यूरोप के ऊपर इक्वेटर की तरफ बेंड कर जाती हैं, जिसको हम पढ़ेंगे। वहीं पे सदर्न हेमिस्फेयर की बात करें, सो द इफेक्ट ऑफ द ओशन इज वेल प्रोनाउंस्ड ड्यू टू फ्यू लैंड मासेस, तो ज्यादा वो नहीं है क्योंकि वाटर डोमिनेंट है वहां पे, लैंड मास बहुत कम है सदर्न हेमिस्फेयर में। इसलिए जनरली जो आइसोथर्म है सदर्न हेमिस्फेयर की वो लैटिट्यूड के पैरेलल चल रही हैं, उसमें ज्यादा बेंडिंग वगैरह नहीं देखने को मिलता है सदर्न हेमिस्फेयर में, ठीक। तो यहाँ पे वही चीज लिखी है कि लैटिट्यूड क्या है, वो लगभग जो आइसोथर्म है लैटिट्यूड के अक्षांश के पैरेलल हैं, जो समताप रेखाएं हैं, क्योंकि वहां पे वाटर डोमिनेंस है और ज्यादा कंट्रास्ट नहीं है इसलिए।
अब इस डायग्राम में आप देख सकते हो बहुत ही प्रॉपर वे में हम इसको समझेंगे। हाँ, ठीक, इसको हम समझेंगे। ये क्या है, विंटर की कंडीशन है, यहाँ पे जनवरी की कंडीशन है। ठीक है, हम किसी भी एक रीजन को पिक कर लेते हैं, हम मान लेते हैं ये इंडिया वाला रीजन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका, या कोई भी रीजन आप ले लो, यहाँ पे दिया है जैसे हम, हाँ, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है ये आप देख सकते हो, ये इक्वेटर है, इक्वेटर से जैसे जैसे पोल की तरफ जा रहे हो टेम्परेचर घट रहा है, दोनों में घटेगा, लैंड में भी घटेगा, ओशियन में भी घटेगा। ठीक है, दोनों में घटेगा। लेकिन अगर हम किसी एक स्पेसिफिक रीजन की, एक लैटिट्यूड की मैं बात कर लूं, मान लो ये यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ठीक है, ये यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है आपका यहाँ ओशियन पे, तो इसके पैरेलल जो आपका लैंड मास है, तो इस पे टेम्परेचर हो सकता है 10 डिग्री सेल्सियस हो। ठीक, ये 10 डिग्री सेल्सियस हो। ठीक है, तो अब क्या है, जो लैंड से ओशियन की तरफ आपकी आइसोथर्म बनाई गई है, ये लाइन बनाई गई है, तो ये किधर मूव करेंगी। अगर ये सीधी लाइन में बना दूं तो ये सेम टेम्परेचर को कनेक्ट नहीं कर रही है, वहां 10 है, यहाँ पे 20 है। ठीक, तो ये भी 10 की तरफ ही बेंड करेंगे, तो 10 कहाँ पे होगा, थोड़ा सा जो ऊपर ओशियन है, नॉर्थ में जो ओशियन है, क्योंकि जो पोल की तरफ ओशियन है, तो जब लैंड से ओशियन की तरफ हम चल रहे हैं विंटर में, तो वो पोलवर्ड शिफ्ट कर जा रही है। लेकिन इसका उल्टा भी हो जाएगा, ओशियन में टेम्परेचर है यहाँ पे -10 डिग्री, इसके पैरेलल देखोगे तो यहाँ पे टेम्परेचर हो सकता है कि आपका हो -15। ठीक, अगर हम सेम चलेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, आइसोथर्म बनेगी, नहीं बनेगी, क्योंकि दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस है। तो ये हम किधर, -10 होगा यहाँ पे, यहाँ पे हो सकता है -5 हो, यहाँ पे 0 हो सकता है, यहाँ पे 5 डिग्री हो, तो ये किधर मूव करेगी, ये इधर मूव करेगी। तो ये -10 की जो ओशियन से लैंड की तरफ जब चल रहे हैं, तो ये इक्वेटर वर्ड मूव कर गई, क्योंकि इक्वेटर की तरफ टेम्परेचर बढ़ता आ रहा है, तो जिधर बढ़ेगा उधर टेम्परेचर आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे दिया गया है, वही यहाँ पे लिखा है। अब ये हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन इन जुलाई, समर में क्या कंडीशन है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो समर में हम बात करेंगे, जुलाई में क्या है कि सन कहाँ पे है, सन आपका है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा पे 23.5 डिग्री उत्तर पे। ठीक, सो सन साइन वर्टिकली ओवरहेड नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा पे सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा हैं, जिसके कारण जो टेम्परेचर है वो नदर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में तापमान काफी ज्यादा होगा दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में। और जब उत्तरी गोलार्ध में यानी लैंड ज्यादा गर्म होंगे कंपेयर टू दी water body ocean, so the region having high temperature includes southwestern USA, सहारा, अरेबिया, इराक। तो जो ये नदर्न हेमिस्फीयर के बड़े बड़े लैंड मास है वहां पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा। लेकिन however the lowest temperature of 0 डिग्री is also noticed in the northern hemisphere during the summer in the central part। अभी नदर्न हेमिस्फीयर में ग्रीनलैंड है, पोल पे है, आर्कटिक है, तो वो पोल पे, तो वहां पे तो 0 डिग्री टेम्परेचर होगा ना। सो ड्यूरिंग समर, अभी समर के समय में क्या होगा नदर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, जो आइसोथर्म है बेंड टूवर्ड द इक्वेटर, इक्वेटर की तरफ बेंड करेंगी। जब वो किसको क्रॉस करेंगी, जब वो ओशियन को क्रॉस करेंगी, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ टेम्परेचर कम है, इसलिए वो इक्वेटर की तरफ बेंड करेंगी। ठीक है, और टुवर्ड दी पोल वाइल क्रॉसिंग लैंड मास, और जब लैंड मास को क्रॉस करेंगी मतलब कि ज्यादा तापमान की तरफ बढ़ेंगी, तो वो पोल की तरफ शिफ्ट करेंगी। क्यों, क्योंकि वहां पे पोल की तरफ टेम्परेचर कम है इसलिए। ठीक है, सो आइसोथर्म आर वाइड स्पेस्ड ओवर ओशियन। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आइसोथर्म है वो ओशियन में काफी दूर दूर होती हैं। क्यों, क्योंकि आइसोथर्म, सॉरी, जो टेम्परेचर है वो ओशियन में ज्यादा वेरी नहीं करता है, लैंड में ज्यादा वेरी करता है। तो आइसोथर्म, जो भी आइसोलाइन है अगर वो दूर दूर है, इसका मतलब वहां पे ज्यादा वेरिएशन नहीं है, और बहुत पास 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 बनी हुई है, इसका मतलब बहुत ज्यादा वेरिएशन है वहां पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे वही लिखा है। सो आइसोथर्म वाइडली स्पेस्ड इन द ओशियन वाइल दे आर क्लोजली स्पेस्ड ओवर लैंड मास, लैंड मास में बहुत तेजी से तापमान बदलता है, इसलिए वो बहुत पास पास बनी होती हैं। ठीक है, ये चीज है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली, यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से जुलाई की कंडीशन है नदर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ पे देख सकते हो कितनी दूर दूर बनी हुई है, पर यहाँ देखिए पास में है ये आइसोथर्म एक दूसरे के। अभी ये क्या है इसको समझिएंगे, क्या बेंडिंग मैं बता रहा था। अब मान लो ये जुलाई की कंडीशन है ना, तो यहाँ पे ओशियन में टेम्परेचर है 25 डिग्री। ठीक, लेकिन इसके पैरेलल जो ये तिब्बतन प्लेट्यू है, इसमें टेम्परेचर हो सकता है कि हो 45 डिग्री। ठीक, ये
है ना। तो अभी क्या है, ये इसके पैरेलल तो चलेगी नहीं, ये किधर चलेगी, ये इक्वेटर की तरफ चलेगी, क्योंकि इक्वेटर में यहाँ पे टेम्परेचर 35, यहाँ पे 40 डिग्री होगा, इसलिए ये इक्वेटर की तरफ बेंड कर रही हैं जब कंटिनेंट से ओशियन की तरफ आ रही हैं। लेकिन जब ओशियन से कंटिनेंट की तरफ जा रही हैं, तो अगर ये 40 के पैरेलल चलेगी, अगर यहाँ ओशियन में 40 है तो यहाँ 50 होगा सहारा में, ठीक। तो इसके कारण क्या है, ये 40 की तरफ चलेंगी, ये 30 की तरफ चलेंगी, ठीक। तो पोलवर्ड बेंड हो जाएंगी। तो ये आपका जुलाई की कंडीशन है। वही यहाँ पे लिखा है, टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, हाईएस्ट टेम्परेचर नॉट एट द इक्वेटर बट ऑन ट्रॉपिक। आपको पता होना चाहिए जो सबसे ज्यादा तापमान है वो इक्वेटर पे नहीं होता है, वो ट्रॉपिक पे होता है। उसका रीजन मैंने बताया, क्योंकि इक्वेटर पे क्लाउडी कंडीशन है, तो इंसुलेशन उतना रिसीव नहीं होता है जितना कि ट्रॉपिकल रीजन उष्णकटिबंधीय में होता है। वही यहाँ पे लिखा है, बिकॉज इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड बाई क्लाउड एंड लार्ज पार्ट ऑफ हीट इज स्पेंड इन दी प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन। इक्वेटर में तापमान सबसे ज्यादा क्यों नहीं है, उसके पीछे के दो कारण है। पहला कारण, क्योंकि वहां क्लाउड प्रेजेंट है, तो इंसुलेशन सबसे ज्यादा रिसीव नहीं हो रहा है। दूसरा, जो रिसीव भी हो रहा है तो उसमें से बहुत ज्यादा हीट एनर्जी जो है वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया में चली जाती है, एवापोरेशन की प्रोसेस में लग जाता है। इसके कारण वहां पे क्या है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर ट्रॉपिक्स में होता है, ना कि इक्वेटर पे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पे होता है, ना कि आपका विषुवत रेखा पे, ठीक है। ये है, ट्रॉपिक्स में क्यों सबसे ज्यादा है, क्योंकि वहां पे क्लियर स्काई कंडीशन है, आसमान है बिल्कुल बादल साफ, ठीक। ये चीज है, तो ये यहाँ पे आपको बताना था मुझे। ओके, यहाँ पे वही चीज को और शॉर्ट में लिखा गया है कि आइसोथर्म की क्या कंडीशन है। तो आइसोथर्म मैंने बता दिया है कि ये एक इमेजिनरी लाइन है जो मैप में हम ड्रॉ करते हैं सेम टेम्परेचर वाले पॉइंट्स को जोड़ने के लिए, ठीक है। नदर्न हेमिस्फीयर में ये इरेगुलर है, जबकि सदर्न में ये रेगुलर होती हैं आइसोथर्म। क्यों, आपने पीछे मैप में अगर ध्यान दिया होगा तो ये देख सकते हो, ये बिल्कुल पैरेलल चल रही हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ वाटर ही है, ज्यादा लैंड मास नहीं है, इसलिए, ठीक है। ये वहां पे वो बोल रहा है, ठीक है। इरेगुलर इन अदर और क्लोजली स्पेस्ड आइसोथर्म, मतलब कि बहुत तेजी से टेम्परेचर बदल रहा है। अगर बहुत पास पास आइसोथर्म बनी है या कोई भी लाइन बनी है, जैसे कंटूर लाइन है, बहुत पास पास है, यानी एलिवेशन बहुत तेजी से बदल रहा है। आइसोथर्म समताप रेखाएं बहुत पास पास है, यानी बहुत तेजी से तापमान बदल रहा है, क्योंकि आइसोथर्म टेम्परेचर को शो कर रहा है, ठीक है। ये चीज है। फिर आइसोथर्म ट्रेंडिंग फ्रॉम लैंड टुवर्ड द ओशियन, लैंड से ओशियन में दो कंडीशन हमने बात की, समर और विंटर में। समर के में क्या है, वो इक्वेटर वर्ड, विंटर में पोल वर्ड। ये मैंने प्रॉपर पीछे बताया, उसको आप देख सकते हो, सेम को यहाँ शॉर्ट में लिखा है। ये डायग्राम मैंने आपको बताया है, समझ में नहीं आएगा तो आप मुझसे क्लास में दोबारा पूछ सकते हो, ठीक। फिर आता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो जो हमने पहले पढ़ा है पहले चैप्टर में, कंपोजिशन स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मिजोस्फेयर, वो सारी चीजें, तो उसी तरीके से। तो सबसे पहले वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में तो बात करें तो नॉर्मल लैप्स रेट आता है सबसे पहले, जो कि है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर, मतलब प्रति 1000 मीटर या 1 किलोमीटर की ऊंचाई में 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाएगा। या इसी को बोल सकते हैं और में कि 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर, दोनों सेम चीज है, ठीक। ये नॉर्मल लैप्स रेट है। तो ट्रोपोस्फियर में, क्षोभ मंडल में इस रेट से ही टेम्परेचर घटता बढ़ता है नॉर्मली, ठीक है। एल्टीट्यूड इंक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तापमान घटेगा, ठीक है। इनवर्स रिलेशन, ठीक है। सो टेम्परेचर डिक्रीजेस एज हाइट इंक्रीजेस, ठीक है। ये चीज है। क्यों, क्योंकि हीट इज ट्रांसफर टू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द अर्थ सरफेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन रेडिएशन। ऐसा क्यों होता है, ऊंचाई के साथ बढ़ता है। पहली चीज तो ये कि जो भी डस्ट पार्टिकल हैं, जो भी चीजें हैं, वो सारी लोअर ट्रोपोस्फेयर में है, लो हाइट पे ज्यादा होता है, ठीक है। और दूसरी चीज, जो एयर को गर्म कर रही है वो क्या कर रही है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, पार्थिव विकिरण चीज है, वो गर्म कर रही है, कंडक्शन की प्रोसेस, कन्वेक्शन की प्रोसेस। तो ये सब जो एटमॉस्फेयर के जो अर्थ सरफेस के आसपास एटमॉस्फेयर है वहां पे ज्यादा जल्दी गर्म होंगे। जैसे ऊपर ऊपर जाएंगे, इस अमाउंट ऑफ एनर्जी घटती जाएगी, तो गर्मी भी या जो टेम्परेचर है वो घटता चला जाएगा। वही यहाँ पे लिखा है, क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, वाटर ड्रॉपलेट, CO2, ये सारी चीजें क्या है, लोअर पोर्शन में इनका डोमिनेंस ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा है। फिर इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर आता है, इससे क्वेश्चन भी आता है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या कहलाता है। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर ये है कि जनरली मैंने बोला कि टेम्परेचर और हाइट में इनवर्स रिलेशन है,
जनरली मैंने ये बोला, मतलब हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर घटेगा, ठीक, ये चीज मैंने बोली। लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि टेम्परे हाइट बढ़ रही है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, वो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहलाता है, मतलब नॉर्मल से विपरीत जो है, रिवर्स है। सो द फेनोमेना इन विच टेम्परेचर इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, वो फेनोमेना जिसमें टेम्परेचर हाइट के साथ बढ़ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, सॉरी हाइट बढ़ रही है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, जब ये कंडीशन होती है तब हम उसको बोलते हैं क्या, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। एल्टीट्यूड टेम्परेली एंड लोकली अंडर सर्टेन कंडीशन, तो ये थ्रू आउट द वर्ल्ड नहीं होता है, ग्लोबल फिनोमिना नहीं है, ये लोकल रीजन्स पे होते हैं और पर्टिकुलर सीजन में होता है। इसके लिए कुछ कंडीशंस चाहिए, क्या कंडीशन चाहिए वो हम समझेंगे, ठीक है। और ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ऐसे नहीं कि पूरे दिन में होगा, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, ठीक है। सो इन्वर्जन इज यूजुअली ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन बट क्वाइट कॉमन, नॉनलेस कॉमन है पर शॉर्ट पीरियड्स के लिए होता है, कुछ घंटों के लिए ऐसा करके, ठीक। पहली कंडीशन, ये बहुत ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है, पहली कंडीशन है लॉन्ग विंटर नाइट, मतलब कि जो लंबी शीत ऋतु ठंडी की रातें होती हैं, जो लॉन्ग विंटर नाइट है, उसमें उसमें ऐसा क्या होगा, उसमें ऐसा ये होगा कि आपका लैंडमास बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा, ठीक है। लैंडमास बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा जिसके कारण उसके कांटेक्ट में आने वाली एटमॉस्फेयर जो एयर है वो भी बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी, लेकिन वो उतनी ठंडी नहीं होगी जितना कि लैंड मास है, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो आपका सरफेस है, ये अगर 5 डिग्री सेल्सियस है तो इसके ऊपर 6 डिग्री है, इसके ऊपर 7 डिग्री सेल्सियस है, लेट से। तो आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो तो टेम्परेचर घटना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो बहुत ठंडी रातों में क्या है, लैंड बहुत ठंडा हो जाता है लेकिन एयर उतनी ठंडी नहीं हो पाती, इसके कारण आपको ये देखने को मिलता है। तो लॉन्ग विंटर नाइट पहली कंडीशन है। दूसरी, क्लियर स्काई, ठीक, मतलब कि बिल्कुल साफ साफ आसमान, ठीक है, क्लियर स्काई कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, ताकि ट्रैपिंग वगैरह ना हो, इसलिए। फिर ड्राई एयर, मतलब कि शुष्क हवा, वेट होगी तो नहीं, ड्राई एयर चाहिए उसको, ठीक है, ड्राई एंड क्लियर स्काई की कंडीशन चाहिए। और एब्सेंस ऑफ विंड लीड्स टू क्विक रेडिएशन, विंड्स नहीं चलनी चाहिए, मतलब शांत माहौल होना चाहिए, ठीक, ठंडी बिल्कुल शांत, और जो कोई भी विंड नहीं चल रही कि हवाएं चल रही हैं बहुत तेजी तेजी, क्योंकि हवाएं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगी, तो वहां पे ये कंडीशन फिट नहीं बैठेगी। सो एब्सेंस ऑफ विंड्स, विंड्स का वहां पे एब्सेंस होना चाहिए, मूविंग एयर नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट लीड्स टू रेडिएशन ऑफ हीट फ्रॉम द अर्थ सरफेस एज वेल एज फ्रॉम द लोअर लेयर टू द, हवाएं चलेंगी तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो वो भी नहीं चाहिए, ठीक। तो पहली लॉन्ग विंटर नाइट, क्यों, क्योंकि लैंड बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा, एटमॉस्फेयर उतना ठंडा नहीं हो पाएगा, ठीक। दूसरा, क्लियर स्काई, जिसका मैंने रीजन बताया, ड्राई एयर और एब्सेंस ऑफ विंड्स, ठीक है, ये चीज है। यहाँ पे सेम चीजें दी गई हैं हिंदी में भी, जो अभी हमने इंग्लिश में पढ़ा कि तापमान का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर आपका वितरण है। सबसे पहले तापमान का क्षैतिज वितरण जैसे कि हमने बात की, तो वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं, तो आप इसको भी देख सकते हैं, और अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे क्लास में पूछ सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे एक एक चीजें दी गई हैं, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक। ये आइसोथर्म, ट्रेंड ऑफ आइसोथर्म वर्ल्ड्स, ये सारी चीजें मैंने हिंदी में ऐड की हैं। ये क्षैतिज वितरण है, ठीक है, ये हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर जो वितरण है आपका। तो यहाँ पे ये सारी चीजें देख सकते हो। ये इन्वर्जन या रिवर्स ऑफ टेम्परेचर, जो तापमान का व्युत्क्रमण या प्रतिलोमन, जो अभी मैंने आपको जस्ट बताया, तो ये क्या है, वही यहाँ पे लिखा है, सामान्य रूप से ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में गिरावट आती है। तो जनरली क्या है, सामान्यता क्या है, ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान घटेगा, लेकिन जब तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण या जो लंबवत वितरण है का ये काम उलट जाता है, उल्टा, मतलब ऊंचाई के साथ तापमान भी बढ़ रहा है, तो उस प्रक्रिया को, उस अवस्था को व्युत्क्रमण या प्रतिलोमन कहते हैं। तापमान का व्युत्क्रमण या प्रतिलोमन बोला जाता है। ये कब, इसके लिए क्या कंडीशन चाहिए, पहले जाड़े की लंबी रातों में तीव्र पार्थिव विकिरण से धरातल के निकट की वायु थोड़े ऊपरी भाग की वायु की तुलना में ठंडी होती है। तो बहुत तेजी से टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, पार्थिव विकिरण होता है, जिसके कारण जो है सतह बहुत ठंडा हो जाता है, पृथ्वी धरातल बहुत ठंडी हो जाती है, उसके ऊपर की हवा क्या है, गर्म है, उसके ऊपर और गर्म और गर्म और गर्म। तो पहली कंडीशन जाड़े की लंबी रातें। दूसरा, स्वच्छ आकाश, साफ आकाश होना चाहिए, शुष्क व मंद समीर होनी चाहिए, ड्राई
विंड होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए, और मंद समीर, नॉर्मल जेंटल, ठीक है, अधिक प्रभावित हो जाती हैं। ये घने कोहरे के लिए उत्तरदायी हो जाती हैं, ठीक है। जो फॉग पड़ता है वो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के कारण, प्रतिलोमन, तापमान प्रतिलोमन के कारण पड़ता है। तापमान के व्युत्क्रमण से उत्पन्न होने वाला कोहरा, यातायात व्यवस्था, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन और आता है, आप सविंदर सिंह पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है पैराग्राफ में एक कि जो ये इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की कंडीशन है ये पोलर रीजन में थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलती हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि पोलर रीजन, ध्रुवीय इलाकों पे जो आपको तापमान व्युत्क्रमण या तापमान प्रतिलोमन की अवस्था है वो पूरे वर्ष देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पे तापमान बहुत कम होता है जिसके कारण सरफेस जो है वो बहुत ठंडा हो जाता है। तो पोलर रीजन में ये थ्रू आउट द ईयर है, पूरे वर्ष भर प्रतिलोमन की अवस्था है, पर बाकी जगह में ये कंडीशन नहीं है, ठीक। ये चीज है। फिर टेम्परेचर एनॉमली आता है, तापमान विसंगति। तापमान विसंगति क्या होता है? ये भी है जैसे लैग ऑफ टेम्परेचर पढ़ा, एक टर्म ऐसे ही एक टर्म है टेम्परेचर एनॉमली, तापमान विसंगति। ये क्या है कि द डिफरेंस ऑफ ऑब्जर्व टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस एंड द मीन टेम्परेचर ऑफ द लैटिट्यूड पासिंग। जैसे हर एक लैटिट्यूड का औसत तापमान बताया गया है, ठीक है, कि जैसे 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये कर्क रेखा पे है, तो इसमें हमने कहा कि 30 डिग्री इसका औसत तापमान है। लेकिन सब जगह 30 हो कोई जरूरी नहीं है ना, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है, या हर महीने में 30 ही डिग्री हो जरूरी नहीं है। तो जो डिफरेंस है, मान लो मैंने कहा कि आज यहाँ पे टेम्परेचर है इस जगह पे वाराणसी पे 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो ये एवरेज टेम्परेचर है इस लैटिट्यूड का और जो रियल टेम्परेचर है इस लैटिट्यूड में जो पॉइंट है, वो डिफरेंस ही क्या कहलाता है? टेम्परेचर एनॉमली, थर्मल तापमान विसंगति कहलाता है, ठीक। सो द डिफरेंस ऑफ ऑब्जर्व टेम्परेचर, ये जो ऑब्जर्व टेम्परेचर है आपका, मैंने कहा 22 डिग्री ऑफ अ प्लेस एंड द मीन टेम्परेचर ऑफ द लैटिट्यूड, इस टेम्परेचर का जो, इस लैटिट्यूड अक्षांश का जो मीन औसत तापमान है जो कि है ये मीन टेम्परेचर, ये 30 डिग्री, इनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड थर्मल एनोमली, ठीक। वहीं यहाँ पे लिखा है किसी अक्षांश के औसत तापमान एवं उसी अक्षांश पर अवस्थित किसी स्थान के औसत तापमान के अंतर को, तो जो अक्षांश है उसका जो औसत तापमान है और उसमें जो आपका अवस्थित किसी भी स्थान का जो तापमान नापा गया है, मापा गया है, उसका जो उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको ही हम क्या कहते हैं? तापमान विसंगति के नाम से जानते हैं। अब ये दो तरीके का हो सकता है। मान लो अगर 22 डिग्री है, ठीक है, और यही एक दिन मैंने किसी दिन ऑब्जर्व किया और मैंने कहा कि ये है टेम्परेचर 32 डिग्री, ठीक। तो एक जो है, एक का डिफरेंस आएगा 8 डिग्री सेल्सियस और एक का डिग्री से आएगा -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो ये क्या है? दोनों में डिफरेंस है, 30-22 का डिफरेंस, तो कभी 30 से ज्यादा हो सकता है, 30 से कम भी हो सकता है। तो वही यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव थर्मल एनोमली, यानी कि तापमान विसंगति जो ऋणात्मक है, ठीक। तो जब किसी स्थान का औसत तापमान उस अक्षांश के औसत तापमान से कम होता है, तो जब ये कम है, ये 22 डिग्री कम है, तो ये पॉजिटिव थर्मल, और अगर ज्यादा है नेगेटिव, यानी कि सॉरी विसंगति धनात्मक जो है, ठीक, तापमान विसंगति। तो जब दोनों के डिफरेंस में पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव, नेगेटिव आता है तो नेगेटिव थर्मल एनोमली, ठीक। तो ये यहाँ पे चीजें थी जो आपको पढ़ना था। आप लोग हिंदी का जो भी है मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, आप उसको जरूर पढ़िएगा क्लास में, और अगर समझ में फिर भी नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।